हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन योर फेवरेट चैनल केडी द मैथ ट्यूबर। तो जैसा कि आपने बच्चों थंबनेल पर देखा कि आज अपन बात करेंगे 2014 के सेकंड शिफ्ट के पेपर की। तो यहाँ आप देख रहे हो जैसा कि आपकी एक्स ग्रुप के लिए पेपर है। मैंने आपको इससे प्रीवियस में इस सीरीज में 2014 का ही बेटा आपको फर्स्ट पेपर सॉल्व करवाया था, मार्च वाला, और ये अपना सितंबर अक्टूबर का पेपर है। तो चलिए देखते हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चन हैं और क्या नई शॉर्ट ट्रिक आएंगी। जैसा कि आपको पता है 25 शॉर्ट ट्रिक्स पर बात होगी स्टूडेंट। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं सभी को, और कोई भी क्वेरी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए यहाँ ट्रिक समझना। ये कह रहा है जीपी का m+nवां पद और m-nवां पद 16 और 4 है, यानी m+nवां पद तो 16 है। तो जैसा कि आप जानते हो जीपी का nवां पद क्या होता है, ar की पावर n-1। तो m+nवां पद क्या होगा, ar की पावर m+n-1, और ये कितना है, ये 16 है। चलो ये समीकरण 1 हो गया। और m-nवां पद बच्चों 16 है, तो ये हो रहा है ar की पावर m-n-1 इक्वल कितना है, 4। अब आप ये देखो पूछा क्या है, पूछा है mवां पद। mवां पद का मतलब होता है बच्चों कि ar की पावर m-1 का मान पूछा है। तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। आप ज़्यादा कुछ मत करो बच्चों, इन दोनों को आप कर दो गुणा। तो गुणा में आप जानते हो घातें जुड़ जाती हैं, तो a की पावर a, ये 1 + 1 2 हो गया, और r की पावर करेंगे तो ये n प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा। तो m और m ये आपका 2m-2, और इनका गुणा करोगे 16 का 4 में 64। अब आप ऐसा करो, इसका करो स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। तो वर्गमूल करोगे तो सबकी घात में 2 का भाग लगेगा, तो यह a, यहाँ भी 2 का भाग लगेगा, m-1, और 64 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर। तो पावर में तो 2 का भाग लग रहा है। क्यों लग रहा है बच्चों, क्योंकि हमने यहाँ स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल किया है। तो ये आपका 64 का कितना हो गया, 8। तो आप देख सकते हो ये आपका पहला ऑप्शन हो गया बच्चों। कौन सा ऑप्शन हो गया, पहला, बिल्कुल। तो ट्रिक हमेशा ध्यान रखना कि एपी में कौन सी लगेगी, जीपी में कौन सी लगेगी, एचपी में कौन सी लगेगी। क्लियर। तो ये वैल्यू पूछी थी जो कि आपकी कितनी हो गई, 8। चलते हैं सीधा सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए क्या है, ये कह रहा है a इक्वल 1 2 -3 0 एंड b इक्वल -1 0 2 3, और ये आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, a² इक्वल a, b² b, और ये। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बेटा अपन क्या करें, यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं a² की। तो उसके लिए तो देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इनकी कोई ट्रिक नहीं होती बेटा, ये तो आपको सॉल्व ही करने पड़ते हैं। तो चलो इनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं, रो का किससे, कॉलम से। तो 1 का 1 में 1, और 2 का -3 में -6, तो 1 - 6 यानी -5। अब आप देख रहे हो a² की वैल्यू a तो नहीं हो सकती, क्योंकि a होती तो पहला एलिमेंट बना था, तो पहला ऑप्शन तो गया बच्चों, है ना। देखो आपको पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही चेक करो। b² इक्वल b, चलिए चेक करके देख लेते हैं। b² इक्वल, तो b² के लिए b का इंटू किस में करना है बच्चों, b में ही करना है। किस में करना है, b में। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं इसका क्या आएगा। तो यहाँ b² इक्वल b की चेकिंग कर रहे हैं, तो गुणा कर लो। देखो रो का किससे करना है बेटा, कॉलम से। तो -1 का -1 में 1, 0 का 2 से 0 यानी -1 आ गया। तो अब इसका तो पहला एलिमेंट भी -1 है, इसका मतलब अभी आगे चलना है। चलो इस रो का दूसरे कॉलम में -1 का 0 से 0, 0 का 3 से ये भी 0। अब 2 3 का इससे, तो 2 का -1 में करेंगे तो -2, और 3 का 2 से 6, तो 6 - 2 हो गया यहाँ पर 4। लेकिन अब आप देख रहे हो बच्चों कि यहाँ पर 4 है नहीं, इसका मतलब b² b, इसकी पिक्चर भी पिट गई। तीसरा ऑप्शन है ab इक्वल b है, इसको ज़रूर चेक करके देख लेते हैं। तो पहले ab के लिए क्या करेंगे बच्चों, a का इंटू किससे करेंगे, b से। अब कई बच्चे सोच रहे हैं सर इसमें तो टाइम लगेगा। देखो हमेशा ध्यान रखो, जैसे ऊपर का क्वेश्चन आपने देखा, अब ऊपर का क्वेश्चन जैसे 10 सेकंड में हो गया। अब ये मान लो क्वेश्चन है, ये मान लो आपका ले गया सपोज दैट कि 1 मिनट ले गया। ठीक, अब आपका एवरेज कितना आ रहा है, ये 1 मिनट और ये 70 सेकंड। 2 क्वेश्चन का एवरेज निकालोगे तो 35 सेकंड में दोनों हो जा रहे हैं। तो कहने का मतलब हमेशा ध्यान रखो, कंपटीशन में एवरेज से मतलब होता है
अब कोई क्वेश्चन जल्दी भी होगा तो कोई थोड़ा एक टाइम भी लेगा, है ना। लेकिन आप क्या है कि क्योंकि आपको हर क्वेश्चन के लिए एवरेज वहाँ पे 45 सेकंड मिलेंगे, तो 45 सेकंड में ही आपको एवरेज निकालना है। क्लियर ये। तो चलिए खैर ए बी निकाल लेते हैं यहाँ पर। सॉरी, ए बी क्या होगा देखिए, रो का कॉलम से तो -1 + 4 यानी 3, इस रो का दूसरे कॉलम से 0 और ये 6 हो गया। अब इस रो का दूसरे कॉलम से 3 और 0 यानी 3। अब इस रो का दूसरे कॉलम से तो 0 और ये 0। अब ये तो बच्चों हो गई ए बी की वैल्यू। अब बी ए के लिए आप क्या करें कि उल्टा करो, अब बी तो आगे लिखना है और ए को पीछे। अब एग्ज़ाम में आपको इस तरह लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं समझा रहा हूँ। एग्ज़ाम में तो आप डायरेक्ट यहीं पे क्वेश्चन में ही कर सकते हो। तो रो का कॉलम से -1 का 1 में 1 और ये 0 यानी -1 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ए बी यहाँ 3 आ रहा था और बी ए यहाँ -1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा बच्चों, डी यानी नॉट। तो चलिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। log वेसी 2 + log वेसी 1 + 1/2 log वेसी 1 + 1/3 और प्लस .. log वेसी 1 + 1/n-1। आप जानते हो बेटा, log में जितनी भी चीज़ें प्लस में होती है वो सब इनटू में आ जाती हैं। और log आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। चलिए 2/1 हो गया। ये 2 का 1 में 2 + 1 यानी 3/2 हो गया। वो बच्चों आपको 4/3 हो गया। और ऐसे ही चलते चलते यहाँ क्या हो जाएगा, n-1 + 1 करोगे n/n-1। अब आप देख रहे हो बच्चों यहाँ कैंसिलेशन हो रहा है 2 3, और इस कैंसिलेशन का जो रो है वो इस तरह से, तो 4 भी अगले से कैंसिल होगा। ऐसे ही आप देखोगे n-1 भी इधर वाले से कैंसिल होगा। तो यहाँ बच्चों दो ही चीज़ बच रही हैं। कौन कौन सी, log वेसी, उधर तो बच रहा है n और इधर बच रहा है 1। अब अपॉन में 1 का तो कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ अपना log वेसी n ही बच्चों आएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन है। क्लियर। सारे क्वेश्चन की ट्रिक पकड़ते जाना और बाद में आपको बढ़िया प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ देखते हैं बच्चों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूलों की संख्या पूछी है कि कितनी होगी, 4 1 3 2। देखो वैसे तो ऐसे क्वेश्चंस की वैसा डायरेक्ट ट्रिक होती है। क्या, मॉड आप जानते हो हमेशा प्लस माइनस में खुलता है, तो यहाँ भी प्लस माइनस में खुलेगा क्वेश्चन, समझना। अब स्क्वायर में तो प्लस माइनस का कोई मतलब है नहीं, लेकिन यहाँ तो मतलब है। तो यहाँ दो इक्वेशन होंगे, एक तो आपका ये होगा, लेकिन जब आप यहाँ माइनस लोगे तो माइनस माइनस प्लस होगा। तो आप देख रहे हो कि कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए, 2। अब इसके जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता है कि 1 और 2 आएंगे, जबकि इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने पे -1n-2 आएंगे। तो आपके कितने मूल हो गए, 4। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। 5वां और 6वां क्वेश्चन क्या है देखिए। ये कह रहा है ABC तो AP में है और AB और C+1 GP में है। आप ऐसा करो, कोई नंबर ले लो, जैसे मैंने ले लिया 1 2 3। अब आप देख रहे हो ये किस में है, AP में, क्योंकि इनका डिफरेंस सेम है। और 1 2 और वो कह रहा है C+1, तो तीसरे 3 और 1 4 करें तो आप देख रहे हो 1 2 4, इनका रेशियो बराबर है, तो यानी GP भी बन रही है। तो कुल मिलाकर ये जो 1 2 3 हैं, अगर हम इनको ABC की जगह लेते हैं तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, यानी हमने जो वैल्यू ली है वो बिल्कुल ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर अब आप एक काम करेंगे, ये ऑप्शंस में रखो। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, 4A, तो ये कितना है 1, तो LHS तो हो गई 4। RHS देख लो, A + C का होल स्क्वायर, तो A + C यानी 1 + 3 4 का तो 16, तो ये तो बराबर आई नहीं, ये कैंसिल। बी ऑप्शन चलिए 4A तो LHS तो वही 4 है बेटा। RHS क्या हो जाएगी बताइए, RHS A - C का क्यूब, तो क्यूब करेंगे तो 1 - 3 यानी -2 का क्यूब तो -8 होगा बेटा, ये भी बराबर नहीं आया। C देखते हैं, LHS तो 4 है बेटा, RHS A - C यानी 1 में से 3 गया, -2 का स्क्वायर करोगे 4, ये बराबर आ रहा है, यानी कौन सा ऑप्शन है, C। तो आपका काम है बेटा, ट्रिक्स जो मैं बता रहा हूँ, मेथड बता रहा हूँ, उनको पकड़िए कि कम से कम टाइम में कैसे करें। पूरा कंसेप्ट लगाओगे तो एग्ज़ाम में कर भी नहीं पाओगे आप। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ये देखिए। ये कह रहा है x = sec + 10, तो ये कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन होगा, किसकी वैल्यू पूछी है, x + 1/x की। देखिए बच्चों ध्यान से, आपको पता है x = sec + 10 होता है, तो 1/x हमेशा sec - 10 होता है।
अब अगर इनको आप ऐड करोगे तो आप देखोगे 10 से 10 कटेगा और सेक बच्चों क्या आएगा 2 सेक। ये तो वन लाइनर क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ मैं वही बात कह रहा था आपसे, आपने देखा इस क्वेश्चन में अपना टाइम बचा। जैसे मान लो इस क्वेश्चन के लिए एग्जाम में आपको 45 सेकंड दी थी, लेकिन आपने ये क्वेश्चन 5 सेकंड में ही कर दिया। तो जो यहाँ 40 सेकंड बची, 40 सेकंड, उनका यूज ऐसे क्वेश्चन में होगा जो थोड़े से हार्ड होंगे। तो कभी भी एक आध क्वेश्चन लेंथी आ जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ मतलब एवरेज से है। ये नहीं कि आप हर क्वेश्चन 45 सेकंड में कर देंगे, तो वहाँ तो क्या कोई 5 सेकंड में भी होगा तो कोई 1 मिनट भी लेगा। तो बात एवरेज की है। क्लियर, आगे चलते हैं। यहाँ बच्चों क्या कह रहा है, 1 + x⁻15 के प्रसार में द्विपद गुणांक c1/c0 + 2c2/c1 + 3c3/c2 + ... 15 और ये आपके दे रखे। अब इसमें अपने को देखते हैं इन चारों में से वैल्यू कौन सी आएगी। क्लियर, ध्यान से देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो यहाँ क्या सिस्टम है देखिए, आप यहाँ देख सकते हो कि अगर मैं सीरीज लगाऊं तो NC1, देखो जो C1/0 C0 बेटा, इसको अपन क्या लिखते हैं NC1 ही तो लिखते हैं, और ये NC0। ऐसे ही यहाँ क्या NC2 और ये NC1, और इसी तरह चलता रहेगा आगे। चलिए आगे कैसे करोगे, नेक्स्ट टर्म बच्चों क्या हो जाएगा NC3/NC2, और ये 2 और ये 3 भी चलते रहेंगे, 2 और 3, और लास्ट में 15 इंटू वो आपका हो रहा है NC15 ये C14। यहाँ पर ये ध्यान रहे बच्चों कि लास्ट टर्म कितना है 15, इसका मतलब n की वैल्यू वही है। तो n जहाँ भी है वहाँ 15 रख दो, तो ये हो जाएगा 15C1। ठीक, ये अपॉन में क्या है बच्चों NC0 यानी 15C0। देखते जाना 2 इंटू 15C2/15C1, 3 इंटू 15C3/15C2, और आपको पता है कि यहाँ 15 रखूँगा तो 15C15 की वैल्यू तो 1 होगी, और 15C14 यानी नीचे 1 कम होता है तो ऊपर की वैल्यू आती है, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखना वैल्यू क्या आएगी बेटा, ध्यान से। 15C1 क्या होगा 15, और 15C0 1। यहाँ आप निकाल रहे हो 15C2, देखो 15C2 कैसे निकलेगा 15 इंटू 14/2, तो 2 से तो 2 कट गया, 15 से 15 यानी 14 आएगा। ऐसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो 13 आएगा, और ये आपका 1 तक। अब आपको 1 से 15 तक जोड़ना है, तो नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n + 1/2। n की वैल्यू कितनी थी 15 इंटू ये 16, और ये आपका 8, 15 का 8 में 120। कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चों, बी ऑप्शन आएगा। चलिए बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, x² + px + q = 0 के मूल ये दोनों हों तो 2 + q - p की वैल्यू लानी है। थोड़ा सा अब दिमाग लगाने की बात है बेटा, ढंग से देखना क्या कंडीशन आएगी। देखिए बच्चों, आपको पता है कि जो मूलों का योगफल होता है, मूल इसके कितने हैं 10 30 और 10 15। तो जो मूलों का योगफल होता है बच्चों वो तो होता है आपका -b/a, तो वो तो p हो गया, a तो 1 है। और जो मूलों का गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल वो होता है c/a, तो ये q/1 यानी q हो जाएगा। अब आप ये देखो 10 30 की वैल्यू क्या है 1/√3, और 10 15 की 2 - √3, यहाँ आपका -p है। क्लियर ये। और अगर आप यहाँ p की वैल्यू निकालें तो बच्चों इसके साइन चेंज हो जाएंगे, कैसे √3 - 2 - 1/√3। क्लियर ये। चलिए ठीक है, अब यहाँ q की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 10 30 क्या हो गया 1/√3, और 10 15 हो गया 2 - √3। तो ये आपका √3 का डिवाइड करोगे तो 2/√3 - √3 का √3 में 1। अब ये तो वैल्यू हो गई p की, और ये q की इसमें रख दो। क्या वैल्यू 2 + q कितना है 2/√3 - 1, और -p यानी p के साइन चेंज कर दो, ये
साइन चेंज करेंगे तो -√3 + 2 + 1/√3। अब यहाँ कैंसिल देख लो क्या हो रहा है, ये हो रहा है 2 + 2 4, 4 - 1 यानी 3, और 2 + √3 और 1/√3 कितना हो गया 3/√3, और 3/√3 का √3 से 3 √3 बार कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो गए, यानी आपका ये 3 आएगा। ऑप्शन चेक करो कोई मिल रहा है क्या, बी ऑप्शन मिल रहा है ना। चलिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आ गई भाई, इसमें ज़्यादा लंबी कहानी है नहीं, डिफ्रेंसिएशन करना है, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, डिफ्रेंसिएशन बाद में होगा। आप ये बताओ बच्चों कि साइन इन्वर्स √1 - x² को हम क्या लिख सकते हैं, कोस इन्वर्स x, और साइन इन्वर्स x प्लस कोस इन्वर्स x क्या होता है π/2, और इसको अगर हम dy/dx करें तो π/2 का डिफ्रेंसिएशन बच्चों क्या हो गया 0, और ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, पहला। आगे चलेंगे, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 पर चलेंगे और देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है, क्योंकि महत्तम मान पूछा है, यानी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। तो देखते हैं, उसके लिए आपको पता है कि हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। f' को क्या मान लो y, और यहाँ log ले लो, log लोगे तो क्या कंडीशन बनेगी, log लोगे तो क्या कंडीशन बनेगी, यहाँ पे जैसे अपन log लेंगे तो पावर आगे आएगी, पावर आगे आएगी, और log sin x, और जो इनटू में है वो आपका प्लस में आएगा, यही रूल होता है log का। अब इसमें डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो log y का क्या हो गया 1/y dy/dx, p log sin x का डिफ्रेंसिएशन आप जानते हो क्या होता है cot x, और log cos x का क्या हो जाएगा, log cos x का हो जाएगा -10x, यही होगा ना। अब इनको साइन कॉस में ले लो, y ऊपर ले लो, तो dy/dx की वैल्यू क्या हो गई, y तो चल ही रहा है, यहाँ p cot को हम लिख सकते हैं, cot को बेटा क्या लिख सकते हो आप, यहाँ 1/10 लिख दो, और यहाँ -q/10। अब ट्रिक देखना ध्यान से, ये तो ऊपर ही रहेगा q10x। चलिए ठीक है, अब dy/dx की जैसे ही अपन जगह 0 लिखेंगे तो वहाँ आ रहा है y × LCM 10x, और यहाँ p - q10²x, ये तो गया 0 में, 10x भी 0 में गया, यहाँ से 10²x करोगे तो यहाँ से आ जाएगा p/q, और स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे तो यहाँ 10x की वैल्यू क्या रहेगी, रूट का p/q। ऑप्शन चेक कर लो, 10 उधर जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा, यानी पहला ऑप्शन है। क्लियर, ये किसका क्वेश्चन था, मैक्सिमा मिनिमा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, इनमें क्या कह रहा है देखो ध्यान से, देखो ये कह रहा है वक्र इतने पर स्थित उन बिंदुओं के निर्देशांक बताओ जिन पर खींची गई स्पर्शियां x अक्ष के समांतर हैं। अब इसको तो हम इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं, x अक्ष के समांतर, तो चलिए देखते हैं। x अक्ष के समांतर का मतलब होता है कि, तो चलिए आगे देखते हैं बच्चों, ये कह रहा है स्पर्शी x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के स्पर्शी समांतर होती है तो वहाँ dy/dx की वैल्यू बच्चों हमेशा 0 होती है। चलिए इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, x² का क्या हो गया 2x। क्लियर, ये आगे देखना ध्यान से क्या कंडीशन है, 2x, y² का क्या हो गया बच्चों 2y dy/dx, -2x का 2 हो गया, 3 का 0 हो गया, 2 का डिवाइड कर दो, तो यहाँ से dy/dx की अगर हम वैल्यू निकालें, सॉरी यहाँ से देखते हैं आगे क्या कंडीशन बनेगी, dy/dx = 0। चलिए ठीक है, अब ये इक्वेशन बनता है, ये सेकंड मान लो। अब यहाँ से देखते हैं dy/dx। अब कोई स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहा हो तो मैं आपको बता दूं, इस इक्वेशन का अपन ने क्या किया है डिफ्रेंसिएशन, तब जाके ये लाइन आई है। क्लियर, ये अब इससे हमें dy/dx निकाल के कहाँ रखना है, इक्वेशन सेकंड में, उससे कोई ना कोई वैल्यू हमें ज़रूर मिल जाएगी। तो 2 का तो आपने डिवाइड कर दिया, तो dy/dx यहाँ निकालोगे तो बच्चों ये हो जाएगा 1 - x/y। अब dy/dx की वैल्यू 0 दे रखी है। अब कोई पूछे सर ये क्यों 0 दे रखी है, क्योंकि x अक्ष के समांतर जब भी होता है बेटा तब dy/dx हमेशा 0 होता है, और y अक्ष के समांतर होता तो dy/dx इन्फिनिटी होता। ये दो चीज़ हमेशा ध्यान रखना।
तो 1 माइनस एक्स अपॉन वाई चल रहा है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ x की वैल्यू हो रही है 1, ठीक। और x की ये वैल्यू ले जाके रख दो, x की वैल्यू ये 1 है, ले जाके कहाँ रख दो बच्चों, ये ले जाके रख दो आप समीकरण 1 में। चलो यहाँ रखो, 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3, तो वाई स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। y की वैल्यू बच्चों ये आपकी प्लस माइनस 2 हो जाएगी। अब ये देख लो ऑप्शन कौन सा है जहाँ x की वैल्यू 1 है, y की प्लस माइनस 2 है, ये आपका बी ऑप्शन आ गया। क्लियर? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी का है बेटा, प्रायिकता का है। क्या कह रहा है, दो पासों को एक साथ उछालने पर एक पर 2 का गुणक और दूसरे पर 3 का गुणक प्राप्त होने की प्रायिकता। देखिए, दो पासों के उछाल में कुल स्थितियां तो आपको पता है 36 होती हैं। अब यह अनुकूल स्थितियों की अगर मैं बात करूं तो वो ये कह रहा है कि हमें कौन सी स्थिति चाहिए। या पहले ई की बात करते हैं। चलिए, ई का मतलब अनुकूल स्थिति और नंबर ऑफ ई का मतलब अनुकूल स्थितियों की संख्या, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वो कह रहा है पहले पर तो 2 का गुणक और दूसरे पर 3 का गुणक। तो आप ये देखो, पहले पर 2 के गुणक का मतलब 2 4 6 और दूसरे पर 3 के गुणक का मतलब हो गया कितना, 3 6। क्लियर? ये अब अगर इसका आप इसमें करोगे, युग्म बनाओगे, तो देखो युग्म कितने बनेंगे, 2 4 6 का 3 6 से बनाएंगे तो 3 इंटू 2 6 युग्म तो ये बन जाएंगे। अब फिर जब आप जो है यहाँ पर जैसे देखो, ये 2 4 6 का 3 6 से बनाएंगे, कितने युग्म बनेंगे, 6 युग्म बनेंगे बच्चों। तो नंबर ऑफ ही अनुकूल स्थितियाँ कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला है बच्चों, नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई अनुकूल 6, कुल 36, ये आपका कैंसिल होके 1/6 हो गया। क्लियर? 10 11 12 3 क्वेश्चन हो गए क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की 1 सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए सेट कर देता हूं बच्चों, पूरा क्वेश्चन आपको शो हो। देखो ध्यान से क्या कह रहा है यहाँ पर, समझना, पूरा क्वेश्चन शो हो रहा है, हाँ ठीक है। चलिए, समुच्चय ABC पर संबंध AA और A, B हैं। ये देखिए, कोई संबंध है R इक्वल A, एंड A, B। तो ये कह रहा है किस तरह का संबंध है, स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो देखते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य के लिए तो आपको पता है कि A का A से रिलेशन होना चाहिए। तो ये स्वतुल्य तो तब होता बच्चों जब इसमें A, A है तो B, B भी होता। तो स्वतुल्य तो अभी हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें A, तो है लेकिन न तो B, B है और न C, C है। तो स्वतुल्य हो गया कैंसिल, और स्वतुल्य के कैंसिल होते ही बच्चे A ऑप्शन गया, C ऑप्शन गया और D ऑप्शन गया, केवल बचा B ऑप्शन। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि तीनों स्वतुल्य के थे। ऐसे क्वेश्चंस में ट्रिक से टाइम बचा सकते हो। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। 14 0 to π/2 cos प्लस साइन का होल स्क्वायर डी थीटा, और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखते हैं क्या सिस्टम है इसमें। 0 to π/2, चलिए होल स्क्वायर खोल दो, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, ये कंडीशन बन रही है ना, और ये डी थीटा। तो यहाँ पर अपना आ रहा है 0 to π/2 cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया 1, और 2 sin थीटा cos थीटा बेटा किसका होता है, sin 2 थीटा का। अब डायरेक्ट लिमिट मत रख देना, पहले होगा इंटीग्रेशन। चलिए 1 का तो हो गया थीटा, sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन हुआ cos 2 थीटा अपॉन 2। लिमिट क्या है, 0 to π/2। चलिए पहले लगाएंगे π/2, तो थीटा की जगह π/2, यहाँ π/2 का डबल क्या होगा, 180। cos 180 की वैल्यू बच्चों -1 होती है। ये तो हो गया π/2 रखने पे। अब 0 रखो, 0 रखोगे तो थीटा की जगह तो 0 आ गया, और यहाँ cos 0 की वैल्यू होती है 1। चलिए ठीक है, तो यहाँ जब आप ब्रैकेट खोलोगे बच्चों तो माइनस का 1/2 और ये भी माइनस का 1/2, तो 1/2 1 हो जाएगा। π/2 -1 कौन सा ऑप्शन है बच्चों,
सी। क्लियर। चलो जल्दी नेक्स्ट पर। ये आपकी इनफाइनाइट सीरीज है। ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक मैंने बताई थी कि इनको एक्स मान लो, दोनों ओर का स्क्वायर करो, तो स्क्वायर करने से ये वाला रूट हटेगा। और ये जो पीछे वैल्यू आपको दिख रही है बच्चों, ये 2 तो है ही, लेकिन ये जो पीछे वैल्यू दिख रही है आप देख रहे हो, हम इसको x के बराबर लिख सकते हैं। यही इसकी ट्रिक होती है। इनको इधर लाके द्विघात समीकरण तैयार कर दिया। और अब आप जैसा कि देख रहे हो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब मैं इसका निकाल रहा हूँ तो ये आपका माइनस के 4 आ रहा है, जो कि नेगेटिव है। इसका मतलब इसके मूल काल्पनिक आएंगे, आयोटा में आएंगे। तो एक ऑप्शन तो अपने आप ही गलत हो गया जो इन्फिनिटी को बता रहा है। अब बचे ये 3 ऑप्शन। उसके लिए हमें ये समीकरण हल करना पड़ेगा। और किससे हल करना पड़ेगा? धराचार्य से। क्या है धराचार्य बच्चों? बी माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल माइनस बी। बी कितना है बच्चों? बी ये रहा -2, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आपका हो रहा है कितना? -4 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? एक्स स्क्वायर के साथ कोई नहीं तो 1। तो x इक्वल 2 प्लस माइनस 4 का रूट, 4 का तो स्क्वायर रूट हो गया 2, और रूट के अंदर माइनस है तो आयोटा आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर दो कॉमन लेके, तो आपका बचेगा 1 प्लस माइनस आयोटा। कौन सा ऑप्शन बचेगा बच्चों? ये आपका आ जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आ गया कि साइन ए अपॉन साइन सी इक्वल साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन साइन ऑफ बी माइनस सी। तो कह रहा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कौन सी श्रेणी में होंगे? एपी में, समांतर श्रेणी में, जीपी गुणोत्तर में, एचपी हरात्मक में, एजीपी का मतलब ये आप जानते हो एक श्रेणी वो भी होती है समांतरीय गुणोत्तरीय श्रेणी। क्लियर। ये चलो देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स यानी त्रिभुजों के गुण एक टॉपिक है, उसका है। आप जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्योंकि 180 होता है, तो ए को अगर मैं चाहूँ तो 180 माइनस ए प्लस बी लिख सकता हूँ। देखते जाना। ऐसे ही सी को भी बच्चों आप क्या लिख सकते हो? ये सॉरी, ए को क्या लिख सकते हैं? सी प्लस बी। सॉरी, ए तो है ही 180 माइनस सी प्लस बी या बी प्लस सी। और सी को कैसे लिखोगे? 180 माइनस ए प्लस बी। यहाँ पर अपन ये साइन ऑफ ए माइनस बी यूं का यूं ही चलने दो, और अपॉन में क्या चल रहा है? साइन ऑफ बी माइनस सी। अब यहाँ देखो, अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। और यहाँ भी साइन 180 माइनस थीटा करोगे तो ये भी बच्चों साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से अगर क्रॉस गुणा करें अपन, चलिए वो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। ये तो आप देख रहे हो लाइन चली रही है, इसमें अपन कुछ कर नहीं रहे बच्चों। यहाँ चलिए अब क्रॉस गुणा कर लो, तो साइन ए प्लस बी का तो बच्चों किससे हो रहा है? साइन ए माइनस बी से हो रहा है। देखते जाना ध्यान से। और उधर बच्चों अगर बात करें तो साइन बी प्लस सी का किससे हो रहा है? साइन बी माइनस सी से हो रहा है। क्लियर। चलिए अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यहाँ करेंगे तो ये साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। अब थोड़ा देखना ध्यान से। आप जानते हो कि साइन स्क्वायर ए को मैं साइन रूल से ए के लिख सकता हूँ तो स्क्वायर भी होगा, इसको लिख सकते हैं बी के। ऐसे ही दो साइन बी को जब मैं लिखूँगा बी के तो स्क्वायर भी होगा, और साइन सी को सी के लिखेंगे तो ये भी स्क्वायर। अब आप ये देखो बच्चों की बी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो माइनस के ये हो गए 2b स्क्वायर के स्क्वायर, और इधर ये ए स्क्वायर के स्क्वायर उधर जाएगा तो वो माइनस का, और वो माइनस के कितने चल रहे हैं? सी स्क्वायर के स्क्वायर। अब इसमें माइनस के स्क्वायर का भाग दे दो तो 2b स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा बच्चों, जो कि आप देख सकते हो कि किसकी कंडीशन है? एपी की कंडीशन है, और ये पहला ऑप्शन आ गया। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए 17 को ले लेते हैं। क्या कह रहा है? देखो 17
ए और बी के स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर ये और ये हैं, ये तो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो ये कह रहा है सदिश ए बी वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश। इकाई सदिश बच्चों बाद में आएगा, पहले आप ए बी वेक्टर को निकालेंगे जिसे हम एन वेक्टर भी कहते हैं। ए बी वेक्टर आप जानते हो कैसे निकलेगा, बी माइनस ए। बी कितना है, दूसरा वेक्टर। ठीक बच्चों देख लेना ढंग से, माइनस ए का मतलब है, इसके साइन चेंज कर दो, चिन्ह बदल दो, -3i + 8j। तो यहाँ 6 और 3 हो गया -9i, 4 और 8 हो गया 12j। ये एन वेक्टर हो गया। अब आपको लेना है इकाई सदिश, तो इस एन वेक्टर को आपको बदलना होगा एन कैप में। एन कैप का फॉर्मूला होता है बच्चों एन वेक्टर अपॉन मॉड एन वेक्टर। तो आप ये देखो एन वेक्टर कितना है, ये रहा -9i + 12j अपॉन मॉड एन। तो उसके लिए ये आप जो है रूट करो, 9 का हो गया 81 और ये 144। चलिए देखते जाना, 144 और 81 हो गए आपके 225। 225 का कितना होता है 15, अंदर से 3 कॉमन ले सकते हो तो बचेगा -3i + 4j। 3 से गया 5 बार, तो कौन सा ऑप्शन हुआ, -3i + 4j। तो एक ही ऑप्शन में है, कौन से में, बी में। इस तरीके से बच्चे इसको इकाई सदिश निकालते हैं, जिसे कि हम सभी यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। क्लियर, आगे चलो। हाँ बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया पी एंड सी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, यानी क्रमचय संचय से। क्रमचय संचय से आ गया। क्या कह रहा है, 21 अंग्रेजी। हाँ तो देखो, और बढ़िया क्वेश्चन है, ढंग से देखना। ये कह रहा है 21 अंग्रेजी और 19 हिंदी की किताबों को एक अलमारी में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि यदि हिंदी की 2 किताबें साथ साथ नहीं आए। ऐसे क्वेश्चन पे बच्चों करते क्या हैं कि इसमें एक फंडामेंटल थ्योरी यानी आधारभूत सिद्धांत होता है कैलकुलेशन का। उसमें क्या है, जिस पर प्रतिबंध होता है उसको बाद में सेट करते हैं। जैसे हिंदी पर प्रतिबंध है तो आप पहले सेट करो अंग्रेजी को। अब आप देख रहे हो अंग्रेजी की बुक्स कितनी है, 21। तो जैसे मान लो 21 बार अगर मैं इंग्लिश की बुक को सेट करूं, देखो इतना टाइम लगेगा नहीं, ये तो मैं समझा रहा हूं इसलिए लग रहा है। तो ये आपकी हो गई 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। अब आप ये देखो जो मैथ की किताबें हैं वो, सॉरी हिंदी की, अब इनके बीच में ही तो लिखी जानी है, क्योंकि बीच में लिखोगे तो वो साथ साथ नहीं आएंगी। अब देखो स्थान कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। यानी आप ये देखो हिंदी की किताबें कितनी है, 19, लेकिन उनके लिए स्थान कितनी है, 22, क्योंकि 22 जगह हैं जहाँ पर वो गैप हो सकता है। तो यानी 22 स्थानों में 19 हिंदी की किताबें रखने के तरीके क्या होंगे, 22C19। आपको पता है कि NCR बच्चों जो होता है वो NCN-R होता है। तो अगर ये बड़ी संख्या हो तो आप इसे घटा के 22 में से 19 गया 3 लिख सकते हो। अब 22 से 3 की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ, 22 × 21 × 20 अपॉन में 3 को 1 तक, तो 3, 2, 1। तो देख लो 2 से गया ये 11 बार, 3 से 11, 7, 77, 77 दूनी 154 और 0 ये रही, यानी 1540 हो गया। इसमें समझने की बात यही है कि ये 22 कहाँ से आया। भाई 21 अंग्रेजी की बुक थी, उनके बीच में जब हमने गैप को गिना तो 22 हो गया गैप। क्लियर, ये अब 22 जगह पे हमको 19 स्थान भरने थे, तो 22 स्थानों को 19 वस्तुओं से भरने के तरीके क्या होंगे, 22C19। इसमें ट्रिक कौन सी लगी है, N-R, यानी जब N स्थान हैं और R वस्तुएं हैं तो N स्थानों को R वस्तुओं से भरने के तरीके क्या होते हैं, NCR। क्लियर, ये चलो खैर। अब आ जाओ आप बच्चों 9वें क्वेश्चन पर, लिमिट पर। देखते हैं लिमिट का किस तरह सॉल्व करना है। यहाँ पर एक काम करो, इसमें एक ट्रिक लगा देते हैं। देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, स्टैंडर्ड लिमिट आपने पढ़ी होंगी कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी sin x अपॉन x आ जाए।
या बच्चों लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी cos x अपॉन x आ जाए तो इन दोनों ही सिचुएशन में वैल्यू जो होती है वो होती है जीरो। क्या होती है? जीरो। अब ये वैल्यू लाने के लिए आपको यहाँ x का भाग देना है। चलो x का चारों में भाग दो, क्या बनेगा? 2 + 7 sin x अपॉन x। नीचे बच्चों क्या बनेगा? 4 + 3 cos x अपॉन x। यहाँ आप देख सकते हो कि जब लिमिट लगाएंगे तो sin x अपॉन x और cos x अपॉन x ये हो गए आपके जीरो। ये भी पूरा जीरो में गया, ये भी। तो इधर बचा 2, इधर बचा 4। 2 से 4 आप 1/2 करोगे, जो कि कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चों? ए। क्लियर? आगे चलते हैं। 20वां क्वेश्चन देखना ढंग से बच्चों, क्या कह रहा है। यहाँ पर पूछा है मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम मैक्सिमम पूछा है, देखते हैं क्या करना होगा। चलो ये वैल्यू रख दो 0 और 4 इसमें। तो जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 - 1 और 0 + 1 यानी -1 आएगा। ट्रिक समझना मैं कर क्या रहा हूँ, आपका टाइम बचाने के लिए क्या कर रहा हूँ। अब 4 रखेंगे इसमें, x की वैल्यू तो 4 - 1 3 और 4 + 1 5। तो -1 एंड 3 अपॉन 5 कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चों? ये आपका आ गया बी। क्लियर? आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये बेटा जीआई फंक्शन यानी महत्तम पूर्णांक फलन का क्वेश्चन है। किसका है? महत्तम पूर्णांक फलन। अब क्या क्वेश्चन है बच्चों, वो देखना ढंग से, है ना। देखो मैंने आपको बताया था कभी भी जीआई फंक्शन में आप पूर्णांक को पार नहीं कर सकते। जैसे आपको -1 से 1 तक पहुंचना है तो आपको पहले -1 से 0 तक जाना होगा और फिर 0 से 1 तक जाना होगा। तो इसी तरह अपन चलेंगे। तो चलिए -1 से एक बार तो अपन इसको 0 तक लेंगे और एक बार इसको 0 से कहाँ तक लेंगे? 1 तक। ठीक। अब इसकी वैल्यू देखना क्या आएगी। 0 से -1 के बीच में जब आप महत्तम पूर्णांक फलन को लेंगे, इसको महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं बेटा, जीआई फलन, तब तो इसकी वैल्यू 1 होती, सॉरी, ये हमेशा छोटी वैल्यू को चुनता है। लेकिन जब आप 1 से 0 को देख रहे हैं तो इन दोनों में छोटी वैल्यू 0 है, तो ये 0 को लेगा। अगर हम इसके समाकलन की बात करें तो -1 का तो -x हो जाएगा और लिमिट आपकी कितनी चल रही है? -1 0। और बच्चों अगर इसकी बात करें 0 की, तो 0 का समाकलन तो 0 ही होगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लिमिट लगाओ x की जगह 0, बीच में माइनस। अब ये -1 को आप यहाँ लगाओगे तो माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक, ये सॉरी बीच में माइनस है ना, हाँ ठीक है, +1 हो गया। अब लेकिन ये -1 आ रहा है, जो कि आप देखो कहाँ पर वैल्यू आ रही है? पहले में आ रही है। क्लियर आंसर है ना। चलिए ठीक है, अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। बढ़िया देखो ढंग से। 2 क्वेश्चन है बेटा, एक तो आपका कोऑर्डिनेट का है और एक आपका ओमेगा यानी कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या का है। दोनों की ट्रिक समझना। निर्देशांकी अक्षों के, ये निर्देशांक अक्ष कौन से होते हैं? अरे बेटा ये कोई हाईफाई चीज़ नहीं है। जो एक्स और वाई अक्ष होते हैं उन्हें ही निर्देशांक अक्ष कहते हैं। समान लंबाई का अंतःखंड काटने वाली उस रेखा का समीकरण बताइए जो 6 और -5 से होकर गुजरती है। देखो यहाँ बच्चों एक चीज़ हमेशा समझना, समान लंबाई का अंतःखंड तब काटेगी जब x और y के गुणांक समान होंगे। तो ऐसा कोई आंसर जिसमें x और y के गुणांक समान नहीं, वो तो कैंसिल ही कर दो पहले ही। यहाँ देखो जब मैं क्रॉस गुणा करूँगा तो x का गुणांक तो -5 आएगा, y का 6, तो ये तो हो नहीं सकता। समान लंबाई के अंतःखंड में x और y के गुणांक समान होते हैं। यहाँ भी x और y के गुणांक समान नहीं है, ये भी गया काम से। यहाँ x का भी गुणांक 1 है, y का ये चल सकता है। अब यहाँ भी x और y का 1, तो अब आप कहोगे सर 2 आंसर थोड़ी आएंगे। अभी हमारे पास एक मौका और है। ये बिंदु देखो कितना है, 6 - 5। ये कह रहा है कि ये रेखा इस बिंदु से गुजरती है। तो आप ये देखो ये बिंदु इनमें से किसे संतुष्ट कर रहा है। तो पहले इसको रख के देखें, x की जगह 6, y -5। यहाँ आप देख रहे हो 6 - 6 0 आ रहा है, यानी ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ अगर हम देखें तो 6 - 5 + 1 ये 0 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब फाइनल आंसर अपना कौन होगा बच्चों? सी। क्लियर। चलिए ठीक है, 23 की बात करेंगे बच्चों। 23 की
23 ढंग से ध्यान देना। डिटर्मिनेंट आ गई सारणिक कैसे करना है। सारणिक को इजी करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आप एक काम करो कि इनको ऐड कर लो। ऐड जैसे 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर आप देख रहे हो, इसको ऐड कर रहा हूँ तो भी वही आ रहा है, और इसको ऐड कर रहा हूँ तो भी 2 + 1 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, ये जरूर दो चीज़ें ध्यान रखना ओमेगा के हर क्वेश्चन में, ये तो भूलना ही मत। एक तो 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 और एक ओमेगा क्यूब 1। तो चलिए यहाँ ऑपरेशन कौन सा लगा दो, C1 2 C1 + C2 + C3, यानी तीनों कॉलम को जोड़ के कहाँ लाना है, C1 में। चलिए ले आओ, इन तीनों का ऐड क्या होगा 3 + ओमेगा स्क्वायर। ऐसे इन तीनों का क्या होगा बच्चों 3 + ओमेगा स्क्वायर, और इन तीनों को भी ऐड करोगे तो 2 + 1 यानी 3 + ओमेगा स्क्वायर। अब आप देख रहे हो कि इससे दूसरे और तीसरे कॉलम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। ये अब आप चाहो तो इसे कॉमन ले सकते हैं, तो ये कॉमन लोगे क्या हो जाएगा बताइए, या आप देखो कॉमन लोगे क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 1 1, तो यहाँ क्या होगा 3 + ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ बचा बच्चों 1 1 1 ओमेगा 2 + ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और 2 + ओमेगा। अब आप ये देखो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 उधर जाएगा तो -1, तो यहाँ ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगाओगे तो 3 - 1 कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 2। चलिए यहाँ पे आप प्रसार कर दो एक्सपेंशन, तो 1 को लोगे क्या होगा, 1 की रो कॉलम गायब, या क्रॉस गुणा करो 2 का दोनों में, 4 + 2 ओमेगा स्क्वायर का दोनों में 2 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, बीच में क्या -1 का 1 में 1, ये बीच में क्या है ओमेगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा, इसकी रो कॉलम गायब, तो 1 का इधर करेंगे 2 + ओमेगा -1 का 1 में 1। अब बच्चों ओमेगा स्क्वायर हटा के रो कॉलम गायब, 1 का 1 में 1, और ये माइनस का इधर जाएगा -2 - ओमेगा स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, यहाँ देखना थोड़ी कंडीशन क्या बनेगी, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1, तो ये तो 1 को कैंसिल कर रहा है। आप ये देखो 1 का इंटू करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ क्या है 4, इन दोनों में कॉमन क्या है प्लस का 2, और ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये उधर जाके -1 हो गई, तो -1 का 2 में -2 हो गया। यहाँ देखना बच्चों यहाँ पर क्या होगा 2 - 1 यानी 1 1 + ओमेगा का माइनस ओमेगा में इंटू करो, क्या होगा -ओमेगा स्क्वायर, यही होगा। यहाँ आप देखते हो यहाँ क्या है 1 में से 2 गया -1, और ओमेगा स्क्वायर का अंदर, तो -ओमेगा स्क्वायर -ओमेगा 4। चलिए थोड़ा दिमाग लगाना ध्यान से देखो, 4 - 2 तो 2 हो गया। आप ये देखो बच्चों कि ओमेगा 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा क्यूब बने तो ओमेगा, तो ओमेगा और ओमेगा क्या हो गया -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि अंदर से मैं 2 तो कॉमन ले सकता हूँ। चलिए यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस इन दोनों में, या सॉरी 2 कॉमन लेके 1, यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो बचेगा ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से बच्चों क्या बताई थी -1, ठीक, तो ये 2 दूनी 4, और ये बताई थी -1, तो माइनस क्या हुआ +1, 1 और 1 हुआ 2, ठीक, तो आपका 4 × 2 8 हो जाएगा। एक बार आप खुद भी इसको सॉल्व करके देखें तब रिवीजन हो पाएगा। क्लियर, आगे चलो। अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है लेकिन देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार बच्चे क्या होता है ऐसा क्वेश्चन देखते ही छोड़ देते हैं कि अरे छोड़ो इसको तो क्या करना है। मैं आपको इसकी इजी ट्रिक बताऊंगा, आप इजीली इसको कर पाओगे। देखो करना क्या है इसमें, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा। देखो आप देख सकते हो इस ब्रैकेट को, देखो गौर से कि A4 - 2A² B² + B4, इसको आप जानते हो हम क्या लिख सकते हैं A² - B² का होल स्क्वायर, और ऊपर जो पावर चल रही है वो चलती रहेगी। अब यहाँ देखना ये आपका क्या है A - B की पावर 2x, और यहाँ क्या बच्चों A + B की पावर -2। क्लियर, अभी तक देखिए मैंने कुछ नहीं किया है। A² - B² के गुणनखंड क्या हो सकते हैं A + B और A - B।
लेकिन आपको पता है 2 का अंदर गुणा होगा तो ये दोनों के ऊपर ही आएगा। यहाँ 2x - 2 और यहाँ भी 2x - 2। चलिए यहाँ चली रहा है a - b की पावर 2x और a + b की पावर -2। अब यहाँ देखो बच्चों ध्यान से, a + b की पावर -2 से ये देखो a + b की पावर -2 तो ये गई, और a - b की पावर 2x से a - b की पावर 2x ये गया। तो इधर क्या बचा, इधर बचा, ये कैंसिल है ना, a + b की पावर 2x तो यहाँ बचा, और यहाँ बचा बच्चों a - b की पावर -2, और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या बचेगा 1। चलिए ठीक है, अब आप एक काम करेंगे, ये 2 को हटाने के लिए आप दोनों ओर का वर्गमूल ले लो। वर्गमूल लेते ही आपको पता है 2x, जैसे ही आप वर्गमूल लेते हो तो 1 पावर में 1/2 का भाग लगता है, तो 1/2 का इसमें भाग लगेगा, a + b की पावर x हो जाएगी। यहाँ 1/2 का भाग लगेगा, a - b की पावर -1 हो जाएगी। और यहाँ पर 1 की पावर तो बेटा क्या है, 1 को तो किसी की पावर 0 लिख सकते हो, उस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये तो यूं ही रहेगा। भाई इसका वर्गमूल करोगे तो क्या है, अब यहाँ देखना ध्यान से, आप एक काम करेंगे, आपको वैल्यू किसकी चाहिए बेटा, x की। x को आगे लाने के लिए आप लेंगे दोनों ओर का लॉग। यहाँ एक काम पहले और कर लो, ये a - b की पावर कितनी है -1, ये उधर जाएगा तो ये +1 हो जाएगी। क्लियर। अब आप दोनों ओर का लॉग लो जिससे कि x आगे आ जाए, तो x log of a + b = log of a - b। तो यहाँ बच्चों ये नीचे जाते ही x की वैल्यू क्या होगी, log a - b / log a + b। ऑप्शन चेक करो कौन सा है बच्चों, डी ऑप्शन है। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन देखो रिवीजन से आएंगे, और अगर कोई बच्चे को कंसेप्ट पढ़ने हो, कंसेप्ट, ये तो ट्रिक्स हैं, कंसेप्ट पढ़ने हो तो वो मुझे व्हाट्सएप पे इस नंबर पे मैसेज कर देना, मैं उसको कंसेप्ट की पूरी प्लेलिस्ट सेंड कर दूंगा। और वैसे यूट्यूब के मेरे चैनल पर भी दी हुई है, आप चाहो तो वहाँ से भी डाउनलोड कर लेना, और आप पे सर्च नहीं हो तो मुझे भेज देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्या है, डोमेन। डोमेन का मतलब होता है बेटा प्रांत, प्रांत का मतलब होता है एक्स का मान पूछा है। किसका मान पूछा बच्चों, एक्स का। देखना ध्यान से, देखो एक बात तो क्लियर है कि एक्स अपॉन में आ रहा है, इसका मतलब 0 तो अपन ले ही नहीं सकते, क्योंकि जब भी एक्स अपॉन में आए तो 0 नहीं आ सकता। अब ये देख लो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 0 को ले रहा है। एक तो ये 0 पे क्लोज इंटरवल लगा रहा है, यानी ये ले रहा है 0 को, और एक ये -1 से 1 तक है तो 0 इसके बीच में भी आ रहा है, तो ये तो गए काम से, ये तो गए काम से। अब बचा ये, इसको देखते हैं कि ये ठीक कह रहा है कि गलत। देखिए बच्चों यहाँ पर अब एक चीज़ तो क्लियर है कि कॉस इनवर्स आप जानते हो कि देखो GI का मान, पहले चलो ये बता देता हूँ, GI का मान अगर आप इंटरवल 0 से 1 तक ज्ञात करोगे, 0 से कहाँ तक, सॉरी ये 1 तक, तो ये 0 ही होगा, क्योंकि हमेशा छोटे मान को लेता है। तो और मैंने बताया था नीचे 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब 0 या 0 से बड़ी संख्या हम इस क्वेश्चन में नहीं ले सकते। क्लियर। ये 1 पे क्या लगा है, ओपन इंटरवल, यानी 1 को तो ले सकते हैं, क्योंकि 1 का GI मान तो 1 होता है, 1 नीचे आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 और 1 के बीच को नहीं ले सकते। तो अब जैसा कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि 0 से छोटे मान ले रहा है और 1 को ले रहा है, तो 0 से छोटे मान को न तो कॉस इनवर्स को कोई प्रॉब्लम है, न इसे कोई प्रॉब्लम है। ठीक, ये तो बात कहने का मतलब ये हो गई। वैसे देखो अगर इसको करें तो कैसे करेंगे, कॉस इनवर्स की बेटा जो प्रांत होता है वो -1 से 1 तक होता है, लेकिन आपने देखा कि जो GI है उसे 0 या 0 से बड़ी नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 से ये 0 तक ही लेगा। अब रही बात +1 की, तो +1 से GI को कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए इसने यहाँ यूनियन में 1 को और ऐड कर दिया कि भाई 1 को भी ले लो साथ में। इस तरीके से बच्चों डोमेन आएगा। क्लियर। इस चैनल पे बेटा मैंने प्रीवियस पेपर के सारे वीडियोस क्रम से बनाए हुए हैं, आप सभी को बेनिफिट लें देखकर। तो इसके डिस्क्रिप्शन में बेटा एक बार ज़रूर जाना वीडियो के, वहाँ आपको मिलेंगी अलग अलग प्लेलिस्ट। और अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी वीडियोज़ हैं जो एयरफोर्स के भी हैं,
एनडीए से भी रिलेटेड हैं और नेवी से भी रिलेटेड हैं। क्लियर। और डेली क्लास आती है, आपको व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन मिल जाता होगा और आप चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास भी नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो आपको पता होगा मैंने 2011 से 2014 तक के पेपर कंप्लीट करा दिए हैं आपके 4 साल के। बाकी डेली एक पेपर आ रहा है आपका, ठीक। ये पिछले 10 सालों की सीरीज़ है और 2020 का भी जिसको पेपर चाहिए वो भी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी दे रखा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, कीप वाचिंग। थैंक्स फॉर अगेन योर प्रीशियस टाइम। तो कल फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।